नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो ये बुलेटिन खास है खबर को समझने के लिए। इसमें हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो सबसे पहली खबर जो आज हम आपको समझाने वाले हैं, समझिए कैसे अब बालू माफियाओं की खैर नहीं, क्योंकि कई कड़े नियम लाए गए हैं। जिस मंदिर में लालू प्रसाद गए उस मंदिर के मायने आपको समझाएंगे, क्योंकि आज लालू प्रसाद मध्य प्रदेश गए थे। समझिए सत्र के पहले तेजस्वी यादव पर सियासत आखिर क्यों गर्मा गई, क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत बिहार में होने वाली है। झारखंड चुनाव रिजल्ट पर जयराम फैक्टर के मायने आपको समझाएंगे। वैसे तो हम अपने खास बुलेटिन की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से अक्सर करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी बालू माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक की। 23 नवंबर को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने हेलीकॉप्टर से बालू घाटों का निरीक्षण किया और शनिवार रात छपरा के डोरीगंज में सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में कार्रवाई करते हुए 3000 ट्रक को जब्त किया गया। इसके साथ ही 1500 CFT बालू को भी पकड़ा गया है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में बालू माफिया की अब खैर नहीं। बालू माफिया के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, बालू खनन से जुड़े 3000 ट्रक जब्त, 15 लाख CFT बालू भी पकड़ा गया। हेलीकॉप्टर में बैठे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को देखिए, ये किसी चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे, बल्कि कर रहे हैं बालू घाटों का निरीक्षण, वो भी आसमान की ऊंचाई से। विजय सिन्हा ने 23 नवंबर को हेलीकॉप्टर से बालू घाटों का निरीक्षण किया और जो इनपुट मिला उसके आधार पर शनिवार की रात छपरा के डोरीगंज में सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में कार्रवाई की। छापेमारी में करीब 3000 ट्रकों को जब्त किया गया, साथ ही 15 लाख CFT बालू भी पकड़ा गया है। तो अब सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी। बात सिर्फ बालू घाटों के हवाई सर्वेक्षण और छापेमारी तक ही सीमित नहीं है। बालू का ओवरलोडिंग बंद कराने के लिए डिप्टी सीएम ने बालू खनन की जानकारी देने वाले को इनाम देने की भी बात कही है। और हमने कहा है कि जो पदाधिकारी गलत तरीके से माफियाओं के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाएंगे, वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार में बालू माफिया से लेकर माफिया से मिली भगत वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई। बावजूद इसके बालू का अवैध खनन जारी है, लेकिन अब सरकार बालू माफिया की कमर हमेशा के लिए तोड़ देना चाहती है। अब जो भी बालू माफिया अवैध खनन करेंगे और उनकी मदद में जो अधिकारी शामिल होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनकी संपत्ति भी जब्त होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप बिहार में अवैध बालू खनन के खेल के मायने को समझिए। बिहार राज्य के 16 जिलों में बालू का खनन होता है और 16 जिलों में 655 बालू घाट हैं। इन घाटों की नीलामी भी की जाती है और नीलामी के बाद ही बालू का खनन होता है। लेकिन बालू माफिया नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और बड़े पैमाने पर अवैध बालू का खेल भी होता है। अवैध बालू खनन से सरकार को राजस्व का काफी नुकसान होता है और यही वजह है कि अब लगातार मंत्रियों की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। और इस अवैध खनन में पुलिस की भी कभी कभी मिलीभगत की बात भी शामिल होती है। कभी कभी ऐसी खबरें भी सामने आती हैं। तो अवैध खनन में खनन विभाग के कुछ अधिकारी भी मिले होते हैं, तभी ये सब कुछ संभव हो पाता है। अब समय समय पर इन पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन अवैध बालू खनन से जुड़े लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि कार्रवाई के बाद भी ये सभी मानते नहीं हैं। अवैध बालू खनन से जुड़े लोगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हो चुकी है। और आपको बता दें कि जो सरकार है अब इस खेल को किसी भी हाल में बंद करना चाहती है। अवैध खनन को सरकार रोकना चाहती है। बालू माफिया की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी सरकार की तरफ से की गई है और यही वजह है कि मंत्री ने हेलीकॉप्टर से सर्वे किया और सर्वे के बाद छापेमारी भी की गई। अवैध बालू खनन को रोकने के लिए सरकार ने अवैध बालू खनन में लगे गाड़ियों पर जुर्माने का प्रावधान भी कर दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि किस गाड़ी पर कितना जुर्माना लगेगा। मेटाडोर,
हाफ ट्रक पर करीब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया है। 6 पहिए वाले ट्रक पर अगर बालू का अवैध खनन किया जाता है तो 4 लाख रुपए का जुर्माना है। 6 पहिए वाले डंपर पर 8 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया है। इसके साथ ही क्रेन, नाव, ड्रिलिंग मशीन पर भी 10 लाख तक का जुर्माना है। जीपीएस नहीं तो ट्रैक्टर से 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। ये नियम बनाए गए हैं और दूसरे बड़े वाहनों पर 1 लाख जुर्माना की तय किया गया है। यही नहीं, गाड़ियों के रंग भी तय कर दिए गए हैं। मतलब ये कि अवैध खनन रोकने के लिए सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके और बालू माफिया पर नकेल कसी जा सके। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। चुनावी नतीजों के बाद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अचानक मध्य प्रदेश के दतिया शक्तिपीठ पहुंच गए। दोनों ने वहां मां बगुलामुखी की पूजा की। इसके साथ ही हाथ जोड़कर माता की आराधना की। बड़ा सवाल यह है कि आखिर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दतिया सिद्धपीठ क्यों गए? महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव और बिहार में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद सभी नेता चुनाव नतीजे का विश्लेषण करने में जुट गए हैं। हार और जीत का हिसाब लगा रहे हैं। इसी दौरान आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अचानक विशेष विमान से मध्य प्रदेश के दतिया शक्तिपीठ के लिए रवाना हो गए। आखिर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दतिया शक्तिपीठ क्यों गए? अब आप ये तस्वीर देखिए। लालू प्रसाद और तेजस्वी दतिया शक्तिपीठ मंदिर में देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। दोनों शक्ति पूजा में लगे हैं। मां बगुलामुखी देवी की आराधना कर रहे हैं। आखिर लालू प्रसाद भगवान से क्या मांग रहे हैं? चुनावी नतीजों के बाद लालू और तेजस्वी की क्या मुराद है जिसे पूरी करने के लिए दतिया शक्तिपीठ गए? माता की पूजा के बाद तेजस्वी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हम लोग आज दतिया पधारे हैं और आदरणीय हमारे पिता भी यहाँ आए हैं साथ में। माँ का आशीर्वाद देना है ताकि माँ शक्ति दे, ताकि और लोगों की सेवा जो है हम लोग अच्छे से कर सकें। विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि आने वाला जो 25 का चुनाव है बिहार में, वो हम लोग जीतेंगे। ये पहली बार नहीं है कि लालू प्रसाद सिद्धपीठ गए हैं। लालू प्रसाद तांत्रिक बाबाओं के पास जाते रहे हैं। पारिवारिक और राजनीतिक परेशानियों से लड़ने के लिए वो ऐसा करते रहे हैं। दतिया में पीताम्बरा शक्तिपीठ, मां बगुलामुखी देवी और धूमावती देवी का मंदिर है। माना जाता है कि जब कोई बड़ी समस्या आती है तो यहाँ विशेष पूजा की जाती है। यहाँ मनोकामना पूर्ति के लिए भी आराधना की जाती है। लालू फैमिली ने भी यहाँ विशेष पूजा की और माता से मन की बात कही। न्यूज़ 18 के लिए मध्य प्रदेश के दतिया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। तो जिस मंदिर में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पहुंचे थे, अब हम आपको उस मंदिर के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया शहर में स्थित है पीताम्बरा पीठ, जहां इसे शक्तिपीठ भी माना जाता है। कहा जाता है कि यहां पर महाभारत कालीन वन खंडेश्वर शिव मंदिर स्थित है, जो कि महाभारत काल का है। और कहते हैं कि पीताम्बरा पीठ क्षेत्र में श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा मां बगुलामुखी देवी और माता धूमावती देवी की मूर्ति की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। इस मंदिर का खास महत्व बताया जाता है। बड़े बड़े नेता जो हैं इस मंदिर में जाते हैं, अपनी मुराद लेकर यहाँ हाजिरी लगाते हैं। माधवराव सिंधिया, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, ये सभी बड़े और दिग्गज नेता इस मंदिर में जाते रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह और उमा भारती के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान भी उनमें से एक नेता हैं जो मां के शरण में गए हुए हैं। मां पीताम्बरा शक्ति बगुलामुखी की कृपा से राजनीति की ऊंचाइयों के शिखर को कई बड़े नेताओं ने छुआ है। और बताया जाता है कि संजय दत्त भी अपने ऊपर चल रहे मुकदमे के दौरान मां के दरबार में ही मत्था टेकने के लिए आए थे। और अब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दतिया पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की है, माता से आशीर्वाद लिया है।
बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने निशाना साधा है और उन्होंने पूछा कि विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव कहां गायब थे और क्या वे उपचुनाव में हार के बाद शर्म से सदन में नजर आएंगे। अब नीरज कुमार के इस बयान पर सियासत गर्म है। प्रस्तावित सत्र में नहीं जाइएगा, अब आपके नाम कर्तव्य घोटाला भी जुड़ने वाला है। ये जनमत घोटाला करके सत्ता में आई एनडीए। 25 नवंबर से बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। हर एक विधानसभा सत्र के पहले सवाल ये उठता रहा है कि सत्र कितना हंगामेदार रहेगा, लेकिन बिहार विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र के पहले जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक नया ही सवाल उठा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नीरज कुमार ने पूछा कि मानसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव कहां गायब थे और क्या वो उपचुनाव में हार के बाद सदन में नजर आएंगे। अगर विधानसभा के प्रस्तावित सत्र में नहीं जाइएगा तो सैलरी घोटाला के साथ अब आपके नाम कर्तव्य घोटाला भी जुड़ने वाला है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के सदन में नहीं आने को कर्तव्य घोटाला करार दिया। नीरज कुमार के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है। ये जनमत घोटाला करके सत्ता में आई एनडीए। अब ये 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव क्या जीत गए हैं, इठला रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। दरअसल पिछले विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी यादव एक दिन भी विधानसभा की कार्यवाही में नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने सवाल भी पूछा था। अब जबकि एक बार फिर 25 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, उसके पहले नीरज कुमार ने इस मुद्दे को उठा दिया है। वैसे आपको बता दें, बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिन का होगा। 25 नवंबर से शुरू हो रहा सत्र 29 नवंबर को खत्म होगा। इस दौरान 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान किस तरह की बहस और कितना हंगामा होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तेजस्वी यादव पर निशाना साधकर नीरज कुमार ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप ये समझिए कि सत्र से पहले तेजस्वी यादव पर सियासत आखिर क्यों गर्म है। तेजस्वी यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और इसके साथ ही आपको बताएं, नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक पद होता है और सत्र के दौरान विपक्ष ही सरकार को घेरता है। कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिसके जरिए सवाल जवाब विपक्ष भी सरकार से करता है। विपक्षी सदस्यों का नेता प्रतिपक्ष ही नेतृत्व करते रहे हैं, यानी जितने भी सत्र होते हैं उनमें एक अहम भूमिका होती है उनकी। मतलब ये कि विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, लेकिन पिछले विधानसभा सत्र में तेजस्वी यादव नहीं आए। सत्ता पक्ष के लोगों ने तब भी सवाल उठाया था। अब एक बार फिर नीरज कुमार ने सवाल उठाकर इस मुद्दे को गरमा दिया है कि क्या तेजस्वी यादव शीतकालीन सत्र में आएंगे, क्योंकि 5 दिनों का ही ये शीतकालीन सत्र आयोजित किया गया है। इससे पहले जब वो नहीं आए तो इस पर सवाल पूछा गया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। उपचुनाव में 4 सीटों पर हार के अगले ही दिन तेजस्वी यादव ने यह कहा कि बीजेपी की ये आखिरी जीत है। तेजस्वी यादव ने 2025 में बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी कर दिया। तेजस्वी के दावे पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने भी पलटवार किया है। बिहार में जो उपचुनाव था ये इन लोग का अंतिम ही जीत है। 2025 के पहले सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे उपचुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई। उपचुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी चुनावी मोड में आती दिख रही है। पटना के आरजेडी ऑफिस में बद्दो बिहार कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और दावा किया कि 2025 में फिर से बहुमत के साथ आरजेडी की सरकार बनेगी। बिहार में जो उपचुनाव था ये इन लोग का अंतिम ही जीत है, इसके बाद ये लोग जीतने वाले नहीं। तेजस्वी यादव ने 2024 में आरजेडी की जीत को बीजेपी की आखिरी जीत बताया और 2025 में आरजेडी की सरकार बनाने का दावा किया। तेजस्वी यादव के बयान पर जाड़े के मौसम में भी बिहार की सियासत गर्मा गई है। 25 भी बहुत जल्द आने वाला है, ये सपना उनका साकार नहीं होने वाला। एक के बाद एक जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी यादव पर ताबड़तोड़ पलटवार किए।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के 2025 में सरकार बनाने के दावे पर तंज कसा है। उस आदमी ने थेथरोलॉजी की डिग्री ली हुई है। कोई थेथर हो जाए, अब 4 सीट हार गए, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं। बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजे इंडिया या कहीं की आरजेडी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि इन 4 सीटों में से 3 सीटें 2020 में इंडिया अलायंस के पास थी, जिसे 2024 में एनडीए ने छीन लिया। हार से हताश कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव ने 2025 में जीत का बड़ा दावा किया है, लेकिन फायदा कितना मिलता है ये 2025 में ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि तेजस्वी यादव के दावे पर सियासत बिहार में क्यों गर्मा गई। 2025 के पहले इंडिया अलायंस को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि उपचुनाव बिहार में हुए और 4 सीटों पर एनडीए ने क्लीन स्वीप कर दिया। तेजस्वी यादव के लिए ये रिजल्ट चिंता का कारण है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अपनी 3 सीटें इस चुनाव में गंवा दी हैं, जबकि 2020 से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता रहा है। हार के बाद तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई, और जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि 2025 में हमारी ही जीत होने जा रही है। मतलब ये कि उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि भले ही उपचुनाव में हार मिली हो, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारी जीत होगी। अब तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद विरोधी उन पर तंज कस रहे हैं। 2025 में भी हराने का एनडीए नेता फिर से दावा कर रहे हैं, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब ये 4 सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए, अपनी 3 सीट गंवा दी, तो 2025 में क्या ही करेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। झारखंड चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमाने उतरे जयराम महतो की पार्टी ने पहले ही बार में ये दिखा दिया है कि वो झारखंड की राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा है। 14 सीट पर महतो की पार्टी के उम्मीदवारों की मौजूदगी ने जीत और हार को प्रभावित कर दिया। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड की सरकार में वापसी की इच्छा के साथ चुनाव में उतरी बीजेपी और आजसू का सपना एक 29 साल के लड़के ने तोड़ दिया। नाम है जयराम महतो। जयराम महतो महज 29 साल की उम्र में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी बनाकर पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे। पहले ही चुनाव में महतो की पार्टी कम से कम 33 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही, पर इन 33 में से 14-15 सीट पर महतो की पार्टी के उम्मीदवारों की मौजूदगी ने जीत और हार को प्रभावित कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि जिन 14 सीटों पर जयराम महतो की पार्टी तीसरे स्थान पर रही, उसमें से महज 3 सीट पर जेएमएम का नुकसान हुआ, सरायकेला, सिमरिया और लातेहार। लेकिन जयराम महतो की वजह से एनडीए को 11 सीटों पर सीधा नुकसान हुआ। इसमें 7 पर बीजेपी, 3 पर आजसू और 1 पर जेडीयू को हार मिली। आपको बता दें कि झारखंड में कुर्मी समाज की आबादी करीब 15% है। अभी तक झारखंड के कुर्मी समाज में सबसे ज्यादा पकड़ सुदेश महतो की पार्टी आजसू की मानी जाती रही। बीजेपी ने भी सीट समझौते में आजसू को 10 सीट दी थी, लेकिन आजसू के प्रभाव वाली इन सीटों पर जयराम महतो की पार्टी कुछ इस तरह उभरी कि खुद सुदेश महतो सिल्ली से चुनाव हार गए। बीजेपी और जेडीयू की तो बात ही छोड़ दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।